प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन का जो सेकेंड पार्ट है, इसके पहले वाली क्लास में हमने डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को देखा था और उस कंस्ट्रक्शन में हमने डीसी मशीन के फ्रेम या योक, फील्ड पोल्स, फील्ड वाइंडिंग और पोल्सों के बारे में डिस्कशन किया था। वो उनका पर्पस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और साथ में वो किस मटेरियल के बने होते हैं। निश्चित रूप से अगर उनको उनका फंक्शन पता हो तो हमें अपना पता लग जाता है कि उनका पर्टिकुलर मटेरियल उनके को सेलेक्ट करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य बनाने का, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए जो सर्टेन मटेरियल है वो सूटेबल होता है। इसलिए हमने इसके पहले जो भी पार्ट्स हमने पढ़े, उन पार्ट्स को हमने, उन पार्ट्स का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है और उस या उनका फंक्शन क्या है और साथ में उसमें हम कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं, वो हमने देखा। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे आज हम बात करते हैं आर्मेचर कोर की। आर्मेचर, जैसा हमने डीसी मशीन को बात करते हैं तो हम डीसी मशीन में हम जानते हैं कि एक फील्ड वाइंडिंग होगी और फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, के मध्य में हमारे को कंडक्टर या वाइंडिंग्स को प्लेस करना पड़ता है। तो उन वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए, क्योंकि जो वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए या उसका मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बने, रोबस्ट बने, वो ऐसा नहीं कि मूवमेंट करने की वजह से वो वाइंडिंग कहीं हिल जाए या कहीं आउट हो जाए, तो हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर काम में लेते हैं जिसका नाम है आर्मेचर। आर्मेचर एक सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिसमें कि सिलिकॉन, जैसा अपन जानते हैं कि 2 से 3% के आसपास होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है, लेकिन उसमें सिलिकॉन 2 से 3% होता है ताकि उसकी परमेबिलिटी अच्छी रहे। परमेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, फ्लक्स को उतना ही आसान पाथ मिलेगा और फ्लक्स को जितना आसान पाथ मिलेगा, मशीन की इफ़िशियंसी उतनी अच्छी होगी। तो इसलिए हम उसको सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। और सिलिकॉन स्टील का बनाने के बाद उसका जो शेप है, जैसा इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये लेमिनेटेड होगा। लेमिनेशन इसलिए बनाते हैं, जब हमने पोल्स के बारे में बात की तो पोल में हमने ऑप्शनल रखा था कि वो लेमिनेटेड भी हो सकता है या कास्टेड भी हो सकता है। सामान्यतः कास्टेड होता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस में उसको लेमिनेटेड भी बनाया जा सकता है। वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पोल में, फील्ड पोल में किसी भी प्रकार का एसी करंट नहीं होता। लेकिन आर्मेचर में, जैसा अपन पहले, अब तक की इसके पहले की 2 क्लास में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि आर्मेचर में हमेशा, चाहे वो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, आर्मेचर में हमेशा एसी करंट ही होगा। तो जब एसी होगा तो जहाँ भी एसी करंट होगा तो वहाँ एडी करंट लॉसेज होने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। तो इस एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम, जो आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर को हम लेमिनेटेड बनाते हैं। ये आर्मेचर, जैसा इसमें आपको डायग्राम में दिखा हुआ है, ये एक प्रकार की स्लिट्स होती है जो कि 0.32 से 0.5 mm तक की साइज़ की होती है और वो एक दूसरे को बीच में इनेमल इंसुलेशन होता है, वार्निश टाइप का। उस वार्निश के सहायता से हम उसको बीच में इंसुलेटेड करके और एक दूसरे से एम्ब्रेस करते हुए कर देते हैं। इसमें आपको बीच बीच में कुछ स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन स्लॉट्स में हम कंडक्टर प्लेस करते हैं। जितने कंडक्टर होंगे, एक स्लॉट में एक कंडक्टर भी हो सकता है, एक स्लॉट में एक से ज़्यादा कंडक्टर भी हो सकते हैं। जितने कंडक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम, जो हमारी मशीन की डिज़ाइन हमने जिस तरीके काम में लिए, एक स्लॉट में 2 कंडक्टर हैं, 4 कंडक्टर जितने होंगे वो उसमें प्लेस कर देंगे। तो ये आर्मेचर की बनावट है। उस आर्मेचर का जो मटेरियल होगा वो मटेरियल सिलिकॉन स्टील होता है ताकि इसकी परमेबिलिटी हाई हो या इसका रिलक्टेंस कंपैरेटिवली कम हो। ऐसा हम एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं। आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर की वाइंडिंग, चूँकि आर्मेचर में जो कंडक्टर हैं वो कंडक्टर स्लॉट में प्लेस होते हैं और उस स्लॉट से निकलने के बाद जो उसके एंड्स हैं, उन एंड्स को हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के कारण वो कंप्लीट एक कोयल की तरह बिहेव करने लग जाता है। और वो कोयल्स के बाद वो कोयल आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो, क्योंकि कंडक्टर, हम जो बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं, बेसिक फिजिक्स में तो केवल एक कंडक्टर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, या उसमें करंट फ्लो रखता है तो वो कहीं फोर्स फील करेगा, किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ उस कॉन्सेप्ट को हमने जो यहाँ काम में लिया है, तो यहाँ भी हमारे को जो वाइंडिंग काम में लेनी है तो हर कंडक्टर के साथ ऐसा होगा। लेकिन हमारे पास फिर दूसरी बात ये आती है कि भाई, अगर मान लीजिए कोई ऐसी मशीन है जिसमें मान लीजिए 1000 कंडक्टर हैं या 770 कंडक्टर हैं या 500 कंडक्टर हैं, तो उन कंडक्टर्स को हम आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट करें, क्योंकि
जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो पर कंडक्टर होता है। एक कंडक्टर में अगर मशीन है इस टाइप की, तो एक कंडक्टर में मान लीजिए हो सकता है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हो सकता है 500 कंडक्टर की एक मशीन है, उसमें एक कंडक्टर में मान लीजिए 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा हमारे को, वो डिपेंड करता है हम उन कंडक्टर को किस फैशन में लगाते हैं। और ये एक प्रकार से रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही है। हमने जितने पैरेलल पाथ बनाए हैं उतना ही हमारे को उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जितना पैरेलल पाथ बनाएंगे उतना ही हमारे को इफेक्टिवली वोल्टेज मिलेगा, जितना पैरेलल पाथ होंगे उसके अनुसार काम होगा। तो हम जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग करते हैं वो वाइंडिंग इसकी कॉपर की वाइंडिंग होगी और राउंड कंडक्टर होगा। कभी कभी ये स्पेशल केसेस में हम कॉपर बार भी काम में ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंडक्टर भी हम काम में ले लेते हैं जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर होगा। इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में हम दो प्रकार से वाइंडिंग कर सकते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को सामान्यतः हम ज़्यादा करंट और लो वोल्टेज सिस्टम के लिए काम में लेते हैं, और वेव वाइंडिंग को हम हाई करंट और हाई वोल्टेज और लो करंट सिस्टम के लिए, लो करंट मशीन के लिए काम में लेते हैं। इसको हम आगे अगले कभी दूसरे लेक्चर में, जिसमें कि हम लैप और वेव वाइंडिंग को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मशीन का जो अगला पार्ट होता है वो पार्ट होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का जो मेन फंक्शन है वो डीसी मशीन में जो आर्मेचर के अंदर जो करंट है उस करंट को या तो वो करंट या सप्लाई करने का काम करता है या उससे कलेक्ट करने का काम करता है। ये ब्रशेस के माध्यम से होता है। और आर्मेचर में के बाद चूँकि डीसी मशीन को हम अगर डीसी मोटर के रूप में काम कर रही है तो हम उसको डीसी सप्लाई कर रहे हैं, डीसी जनरेटर के रूप में काम कर रहा है तो हमारे को आउटपुट भी डीसी चाहिए। लेकिन आर्मेचर के अंदर हमेशा एसी ही प्रोड्यूस होगा, जैसा मैंने आपको इसके पहले की क्लास में भी बताया था कि ये हमेशा एसी होगा। तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, या जो हम सप्लाई कर रहे हैं डीसी, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस को हम काम में लेते हैं उस डिवाइस का नाम कम्यूटेटर होता है। ये एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इसमें जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट के आगे एक सेगमेंट लगे होते हैं, बहुत सारे कॉपर सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स के बीच में आपस में माइका से इंसुलेटेड होते हैं। ये उसका एक सर्किट डायग्राम है, जिस डायग्राम के आर्मेचर का कम्यूटेटर का डायग्राम है ना। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो ब्रशेज है। क्योंकि हमने जैसा कम्यूटेटर को पढ़ते समय हमने कहा है कि ये करंट को आर्मेचर को सप्लाई या कलेक्ट करने का काम आता है। तो चूँकि आर्मेचर जो होगा वो अपनी जितनी रेटेड स्पीड होती है उस रेटेड स्पीड पे रोटेट करेगा, और उस रेटेड स्पीड पे रोटेट करने वाली मशीन को करंट सप्लाई करना या उससे करंट कलेक्ट करना अपना आप में टेडिश काम है। तो उस कार्य को करने के लिए हम ब्रशेज काम में लेते हैं। ये आर्मेचर में जो ब्रशेज हम काम में लेते हैं, कम्यूटेटर चूँकि कॉपर के बने होते हैं, और कॉपर के मटेरियल को अगर हमने किसी हार्ड मटेरियल का बनाया तो समय के साथ मशीन घिस जाएगी या मशीन की लाइफ कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ब्रशेस जो बनाते हैं वो ब्रशेस ग्रेफाइट और कार्बन के ब्रशेस बनाते हैं। ये करंट को कलेक्ट और सप्लाई करने के काम में आते हैं। और इसका जो मटेरियल होता है वो मटेरियल ग्रेफाइट और सामान्यतः कार्बन हम काम में लेते हैं। ये ब्रशेस का चित्र है, जिसमें जो कार्बन ब्रशेज होते हैं वो कार्बन ब्रशेज रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, और एक तरफ उसमें कॉपर कनेक्शन बना हुआ होता है, और उसको मशीन को आर्मेचर कम्यूटेटर के साथ हमेशा वो प्रेशर बना करके, इसलिए वो स्प्रिंग लोडेड होता है जैसा इसमें दिखा रखा है। स्प्रिंग को हम मशीन के कार्बन ब्रशेज के पीछे से कनेक्ट करते हैं, जिससे हमेशा प्रेशर बना के रखता है, और धीरे धीरे जैसे मशीन चलती है तो कार्बन ब्रशेज भी घिसते जाते हैं। तो एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन घिसावट के बाद हम उसको समय के साथ बदल देते हैं। शाफ्ट मशीन को मैकेनिकल डिवाइस है, तो इस मशीन को घुमाने, अगर वो जनरेटर है तो उस मशीन को घुमाने के लिए अंदर एक शाफ्ट होती है। शाफ्ट इसका सेंटर मोस्ट पार्ट है। सेंटर ये कास्ट आयरन की बनी होती है, इसका मटेरियल जो होता है वो कास्ट आयरन होता है। और जैसा हमने शुरू में ही आपको बोल चुके हैं कि भाई डीसी मशीन जब हम काम में लेते हैं वर्ड, तो इसका मतलब वो जनरेटर मोटर दोनों हो सकता है। जनरेटर और मोटर में कोई फ़र्क नहीं होता है, केवल अगर हम उसको मोटर के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो चूंकि मोटर में मैकेनिकल जर्क लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में हम जो शाफ्ट काम में लेते हैं वो शाफ्ट कंपैरेटिवली रोबस्ट होगी या कंपैरेटिवली ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बनी होती है, ताकि किसी प्रकार के झटके से शाफ्ट
टूट ना जाए, खराब बेंड ना आ जाए, या उसमें किसी प्रकार का अगर अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होगी तो वो मशीन को जल्दी ख़राब करेगा। और ये शाफ्ट का कार्य है। शाफ्ट का ये लास्ट में एंड रिंग के साथ उसकी बॉडी का डायग्राम बना रखा है। ये निश्चित रूप से समझने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। आज के इस लेक्चर के बाद हम मशीन डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम सिलेबस के अनुसार पहले वाइंडिंग्स, आर्मेचर वाइंडिंग्स में लेप और वेव वाइंडिंग को पढ़ेंगे, और आगे जो भी आवश्यकता सिलेबस के अनुसार हम आगे चलेंगे। आप इसके साथ के साथ इसको पढ़ते रहें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।